एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, क्लास 10th, चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लीफ के स्ट्रक्चर को हम क्रॉस सेक्शनल वाइज अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। सबसे ऊपर वाली लेयर को अपर एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली लेयर को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। अपर एपिडर्मिस में कोई गार्ड सेल्स नहीं है, लोअर एपिडर्मिस में बहुत सारे गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स की फंक्शनिंग आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में समझाएंगे। अपर एपिडर्मिस के नीचे एंड लोअर एपिडर्मिस के ऊपर वाले सेल्स को मीजोफिल्स कहते हैं। ये मीजोफिल है, मीजोफिल सेल्स वो ये भी मीजोफिल है एंड लोअर एपिडर्मिस के ऊपर वाले भी मीजोफिल्स है। मीजोफिल वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे क्लोरोफिल होती है, और दोनों ये भी मीजोफिल पर स्ट्रक्चर में फर्क है। ये सिलेंड्रिकल इन शेप है, थोड़े लंबे लंबे, तो इन्हें पैलिसेड मीजोफिल पैलेसाइड मीजोफिल कहते हैं। और ये थोड़े स्पॉन्जी शेप के हैं, तो इसीलिए इन्हें स्पॉन्जी मीजोफिल्स कहते हैं। ये पैलिसेड मीजोफिल्स हैं, थोड़े जो उनसे सिलेंड्रिकल इन शेप है, ये स्पॉन्जी इन शेप है, इसीलिए स्पॉन्जी मीजोफिल्स। और इन मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोफिल होता है, और जहाँ पे क्लोरोफिल होता है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे भी लाइट डिपेंडेंट, यहाँ पे भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की होती है। और फिर उसके बाद मीजोफिल सेल्स के यानी नीचे यहाँ पे और मीजोफिल सेल्स के ऊपर यहाँ पे, इसे कहते हैं हम बंडल शीट्स। ये बंडल शीट्स है, बंडल शीट यानी मीजोफिल सेल्स के एकदम ऊपर वाली लेयर यहाँ से और एकदम नीचे वाली लेयर, इसे बंडल शीट कहते हैं। बंडल शीट में डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। और फिर बंडल शीट्स के बीच में देखिए आपको स्ट्रेट लाइंस, ये बंडल शीट्स में तो यहाँ पे गैप्स नजर आ रहे हैं ना, उस यानी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इसे कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज होते क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, ये वेस्कुलर टिश्यूज हो गए। यानी हमने लीफ के अंदर वाले सारे पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो अब यानी ये गार्ड सेल्स की अब एक्सप्लेनेशन है। ये गार्ड सेल्स का क्या काम है? मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है स्पॉन्जी सेल्स में, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? बंडल शीट्स में डार्क रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन को क्या चाहिए होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन रिलीज होता है क्योंकि पानी स्प्लिट करता है, मीन्स इसके लिए क्या, और पानी, और इसको क्या चाहिए होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान सनलाइट चाहिए होती है। तो क्लोरोफिल यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी कहाँ से मिलता है? इस वेस्कुलर टिश्यू से पानी यहाँ पे चले जाता है। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम जो सा होता है, वहाँ से पानी इधर चले जाता है बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन से पानी इधर चला गया, ऑस्मोसिस से पानी इधर चला गया, तो पानी इन्हीं मीजोफिल सेल्स में जा रहा है, मीन्स ये वाले मीजोफिल सेल्स में जा रहा है। कैसे जा रहा है? ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस से पानी इधर जा रहा है। तो पानी जा रहा है तो यानी मीजोफिल सेल्स के लिए रॉ मटेरियल पानी एंड सनलाइट मिल गया। जब पानी एंड सनलाइट मिलेगा तो वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, पैलिसेड मीजोफिल में भी और स्पॉन्जी मीजोफिल्स में भी, दोनों में ऑक्सीजन रिलीज होगा। और ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलता है? स्टोमेटा से। इसको हम डिटेलिंग में लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करते हैं, स्टोमेटा कैसे वर्क करता है। फिर इन बंडल शीट्स में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्योंकि कार्बन फिक्सेशन होती है डार्क साइकिल में। ग्लूकोज बनता है डार्क साइकिल में, बेसिकली कार्बन की फिक्सेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड पानी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा से अंदर आता है एंड पानी कहाँ से मिल जाता है? इन जाइलम से। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, और ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है तो इसे सनलाइट तो चाहिए नहीं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी चाहिए, NADPH एंड हमारे को ATP चाहिए। तो उससे होगा क्या? यहाँ पे क्या बन जाएगा? बंडल शीट्स में ग्लूकोज बन जाएगा। सो इन शॉर्ट, इन मीजोफिल्स को सनलाइट एंड पानी चाहिए। सनलाइट ट्रैप कर लेते हैं क्लोरोफिल यहाँ पे, और पानी कहाँ से मिल जाता है? यहाँ से जाइलम से, और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है, जो मैंने कैसे बताया बाहर कैसे निकलती है? स्टोमेटा से।
और उसके बाद यहाँ पे जो उनसे बंडल शीट्स है, बंडल शीट्स में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन को में क्या रिलीज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होते हैं, और इन्हें चाहिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ से स्टोमेटल ओपनिंग से अंदर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बंडल शीट्स को, एंड पानी चाहिए। फिर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बन जाते हैं। तो अब हमारे को बेसिकली करना क्या है, ये गार्ड सेल्स जो से हैं, इनका स्ट्रक्चर और इनकी फंक्शनिंग कैसी है। गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, किडनी बीन्स की तरह है। ये गार्ड सेल्स है, ये गार्ड सेल ऐसे खुला हुआ है, तो इसे हम कहेंगे टर्जिड गार्ड सेल। इट विल बी कॉल्ड टर्जिड गार्ड सेल्स। जब टर्जिड गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है तो ये ओपनिंग खुल जाती है, और इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इस ओपनिंग को भी से स्टोमेटा। फिर जब गार्ड सेल को, यानी ये तब खुलता है जब यहाँ पे पानी, वैक्यूल में पूरा पानी भरा होता है। जब वैक्यूल में पूरा पानी भर जाए तो हम उसे कहते हैं टर्जिड गार्ड सेल। फ्लेक्सिड गार्ड सेल कैसे होता है, फ्लेक्सिड गार्ड सेल कुछ ऐसा होता है, मीन्स जब वैक्यूल में पानी की कमी हो जाए तो गार्ड सेल ऐसे फ्लेक्सिड हो जाता है, ये स्टोमेटा क्लोज कर जाता है। इसे हम कहेंगे फ्लेक्सिड गार्ड सेल्स। सो इसमें वैक्यूल में पानी श्रिंक कर गया, यहाँ पे पानी भर गया, तो ये फ्लेक्सिड हो गया, फ्लेक्सिड गार्ड सेल, फ्लेक्सिड गार्ड सेल। और इसमें क्या होता है, इसमें मीन्स ये बेसिकली गार्ड सेल्स में स्टोमेटा सुबह के दौरान खुला होता है, और जब पानी की पूरी फुल अमाउंट हो, दो कंडीशन है, डे लाइट में खुलता है एंड जब पानी की पूरी फुल अमाउंट ऑफ वाटर हो पेड़ के पास। जब पानी की कमी हो पेड़ को तो वो गार्ड सेल बंद हो जाता है, चाहे सुबह का टाइम ही क्यों नहीं है, सुबह के टाइम बंद हो जाए, रात को तो ये गार्ड सेल्स बंद ही हो जाते हैं ऐसे। तो सुबह के टाइम खुलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनको पानी भी पूरी मात्रा में होना चाहिए। सो अगर पानी पूरा होगा तो ऐसे खुल जाएंगे स्टोमेटल ओपनिंग, इसे टर्जिड गार्ड सेल्स कहेंगे। और बंद कब होते हैं, जब यहाँ पे वैक्यूल्स में पानी की कमी हो जाती है, ऐसे बंद हो जाते हैं, और जब वैक्यूल्स में पानी फुल मात्रा में होता है तो ओपन होते हैं। तो गार्ड सेल्स में देखिए ये ओपनिंग जो सी ऐसे स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड किसे चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है हमारे क्या कहते हैं, बंडल शीट्स को। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है बंडल शीट्स के पास। कैसे जा रही है बंडल शीट्स के पास, स्टोमेटा से। और मीजोफिल्स में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन बाहर भी कैसे निकलती है, यहाँ स्टोमेटल ओपनिंग से, यानी इन स्टोमेटा से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा आर द ओपनिंग्स from where the diffusion of gases takes place, or we can say exchange of gas takes place. So इन मीजोफिल सेल से, ये वाले मीजोफिल सेल से एंड ये वाले मीजोफिल सेल से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो बाहर स्टोमेटा से निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है बंडल शीट्स को। बंडल शीट्स को क्यों चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने कार्बन फिक्सेशन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन में चाहिए होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। वो अंदर कैसे आती है, इन्हीं स्टोमेटल ओपनिंग से। सो ये हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ गार्ड सेल्स हो गया। अब मैंने तुम्हारे को बोला कि ऑक्सीजन तो रिलीज हुआ मीजोफिल सेल से, तो वो स्टोमेटा से बाहर निकल गया। तो इन बंडल शीट से कार्बोहाइड्रेट रिलीज हुआ, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज किधर जाता है, वो ग्लूकोज इस वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम में चले जाता है। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। फ्लोएम में यानी वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम आता है एंड फ्लोएम आता है। इस फ्लोएम से सारे पेड़ में चले जाता है, मीन्स सारे पेड़ में कार्बोहाइड्रेट्स पहुंच जाते हैं। जहाँ जहाँ पे ग्लूकोज चाहिए, जिन जिन पार्ट्स को ग्लूकोज चाहिए वहाँ पे ग्लूकोज पहुंच जाएगा। और ग्लूकोज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसे ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, ग्लूकोज का एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसके बाद ट्रांसलोकेशन के बाद ट्रांसपीरेशन भी होती है। हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान पढ़ा था कि वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं, और वो वाटर वेपर्स बाहर कैसे निकलते हैं, इन्हीं स्टोमेटा से बाहर निकलते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, एंड वाटर वेपर्स भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर आते हैं। और वाटर वेपर्स का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। वाटर वेपर्स का बाहर निकलना इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान
कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को चाहिए एंड पानी पेड़ों को चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर जाती है? इन स्टोमेटा के थ्रू। पानी कैसे जाता है? पानी जाता है रूट्स में, प्रेशर क्रिएट होता है। अब रूट प्रेशर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिर रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। वाटर वेपर भी रिलीज होता है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। एंड ग्लूकोज रिलीज होता है। ग्लूकोज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मीन्स कहाँ कैसे जाता है? जो ग्लूकोज रिलीज होता है उसे टेक इन कौन कर लेता है? वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और जब वाटर वेपर्स पेड़ से बाहर निकलता है इंस्ट्रोमेटल ओपनिंग्स के थ्रू, तो उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। सो ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपीरेशन बता दिया। अब हमारा एक चीज़ रह गई है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पेड़ों को पानी चाहिए, वो पानी इस जाइलम तो लेके आता है। मीन्स इस किस किस को पानी चाहिए? इन मीजोफिल सेल्स को पानी चाहिए होता है। तो वो मीजोफिल सेल्स को पानी देता कौन है? जाइलम देता। अब जाइलम के पास पानी कैसे आता है? पेड़ों को पानी सॉइल से मिलता है एंड न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल से मिलते हैं। तो होता क्या है, यानी ये यहाँ पे मैं ये लेयर ऑफ सॉइल हो गई है, ये एक पेड़ हो गया, उसकी यहाँ पे रूट्स हो गई है, रूट्स के हेयर्स हो गए। जब इस रूट हेयर ने पानी को टेक इन करा, जब इस रूट हेयर ने यहाँ पे पानी को टेक इन करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। फिर पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे पहले रूट हेयर ने जब पानी को टेक ओवर करा, यहाँ पे पानी की कमी हो गई, फिर हायर से लोअर कंसंट्रेशन। इसे मीन्स यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसे रूट प्रेशर कहते हैं। और फिर यहाँ पे रूट प्रेशर के कारण पानी के साथ साथ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स भी पहुँच जाते हैं। मीन्स यहाँ पे रूट हेयर ने पानी में ही न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व हो जाते हैं मिट्टी वाले, वो यहाँ पे चले गए। यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई पानी की एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स की, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इधर जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी पानी को एब्जॉर्ब करा, पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब है, वो भी हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गई और वो लोअर की तरफ चले जाएंगे। फिर यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, उसे कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के कारण ये यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम क्या करेगा? पानी को और डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को ऊपर की तरफ उठा के ले जाएगा। और इस प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ एसएपी सैप। मीन्स यहाँ पे रूट हेयर ने पानी में ही डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करा। फिर यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो गई है, हायर कंसंट्रेशन से यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हो गई, तो यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। फिर यहाँ पे जैसे इसने भी रूट हेयर ने पानी को एब्जॉर्ब करा, फिर हायर से लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, उसे रूट प्रेशर कहते हैं। उस रूट प्रेशर के कारण यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू जाइलम पानी को टेक इन करेगा और इस पानी के साथ साथ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को भी जाइलम टेक इन करेगा, वो यहाँ से पूरे पेड़ की तरफ जाएगा। मीन्स इस यानी यहाँ पे जब टेक इन होता है रूट प्रेशर के कारण, उसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। मीन्स यहाँ से टेक इन होके सारी तरफ जब पानी जाता है, डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं उसे। सो इससे हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया है।